Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। देखो बेटा, आज मैं कुछ नई चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो हमारा मैथमेटिक्स का जो काम है वो चल ही रहा है, हम जहाँ पे कर रहे हैं वो साथ साथ चल रहा है। बट स्टूडेंट्स के साथ जो है थोड़ा सा फिजिक्स में को लेके इश्यूज रहते हैं, तो मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, तो मेरा पहले पढ़ाया हुआ है फिजिक्स सब्जेक्ट, तो मैंने काफ़ी टाइम पहले 11th-12th में पढ़ाया था। साथ में मैथमेटिक्स तो अपना था ही, लेकिन ये भी मैंने पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ना मैं आपसे कोई चार्ज दे रहा हूँ, तो मेरी तरफ से मैं अच्छे से अच्छा आपको दे पाऊँ और फिजिक्स का कुछ ऐसा मैटर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि उससे आपको कहीं ना कहीं आपके एयरफोर्स का जो एग्जाम है एयरफोर्स और नेवी का, उनमें कहीं हद तक जो है फायदा मिल पाए, और एनडीए में भी जनरल साइंस वाले पार्ट में जो फिजिक्स पूछी जाती है वो आप लोग कर पाओ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि थ्योरेटिकली अपन लेते हैं अगर 11th-12th का पूरा पोर्शन तो थोड़ा लेंथ हो जाएगा। उसके बजाय हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ विद क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि कोई सा भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा या क्या फॉर्मूला यूज होगा या उससे रिलेटेड। जैसे वहाँ पे एग्जाम में अपने पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग होते हैं, हमें ये भी लगता है कि ए भी लगा दे बी भी लगा दे। उस टाइप के जो क्वेश्चन है जहाँ से जो कॉन्सेप्ट अपने से मांगा जाता है कि यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट थी, अगर हमें एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पता होता तो हम सही आंसर लगा देते। उस टाइप के क्वेश्चंस ले हुए तो मैं यहाँ पे मैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से बात बताते जाऊंगा ताकि वो आप भी उसको बोरिंग जैसा फील नहीं करें। और कि क्योंकि थ्योरी चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लासरूम वाला प्रोग्राम हो जाएगा और लंबा खींच जाएगा। ये वैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है फिजिक्स, तो थ्योरी भी रहेगी। मैथ्स में तो थ्योरी भी होती है तो थोड़ी सी थ्योरी होती है, बाकी फिर क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर थ्योरी चलेगी तो बहुत टाइम तक अपन को पहले थ्योरेटिकली उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो ऐसा एग्जाम अपना है नहीं है, बोर्ड लेवल पे नहीं है, अपन अपना कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन आते हैं। एयरफोर्स एक्स रूट के एग्जाम में 25 में से 3 से 4 न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 5 न्यूमेरिकल आ जाएंगे आपके। बाकी 20 क्वेश्चन जो है या 18 क्वेश्चन मान लो आप, 18 क्वेश्चन तो फैक्ट है कि वो या तो फॉर्मूले बेस्ड होंगे या फिर आपसे जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कॉन्सेप्ट से मैच करेंगे कि आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसकी पकड़ है तो ही आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट न्यूमेरिकल्स का मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो है एनसीईआरटी की बुक वाले न्यूमेरिकल्स है या जेईई में जो पूछे जाते हैं वैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड जिनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। सेकंड बात, हम पर्टिकुलर टॉपिक उठा के करेंगे। जैसे बात कर लूँ मैं कि विस्कोसिटी, शाम का मैंने एक टॉपिक उठाया तो विस्कोसिटी की बात कर ली। एक दिन मैंने यंग्स मॉडुलस की बात कर ली, यंग प्रत्यास्थ गुणांक की, तो बस उसकी बात कर ली। तो बस 5 या 7 मिनट में अपन उसकी बात कर लें और उसमें बेस्ड 1-2 क्वेश्चन कर लें। इस तरह से अपन वो काम लेंगे तो उससे क्या होगा, कन्वेंशन पढ़ लिया, कन्वेक्शन पढ़ लिया, इस तरह के टॉपिक्स अपन ले लेंगे बीच बीच में से। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, किस फेज डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा की क्या कंडीशन होती है, फेज डिफरेंस के लिए क्या होता है, इस तरह की बातें अपन साथ में करते जाएंगे। ऐसे लेंथी अपन उसको नहीं करेंगे। तो मैं क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखिए आप लोग। क्वेश्चन अभी, एक प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल किस क्षैतिज कोण से प्रक्षेपित किया जाए कि उसकी परास एवं अधिकतम ऊंचाई समान हो। At what angle a projectile to be projected so that range and maximum height is equal? At what angle a projectile be projected so that range and maximum height is equal? ऑप्शन है अपने पास tan inverse root 3, 4 ऑप्शन है, tan inverse root 3, tan inverse root 2, tan inverse 4 and tan inverse root 4। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहली बात मैं आपको हल्का सा बता दूं, ये तो सब लोगों को आता है लगभग। अपने काइनेमेटिक्स का जो पार्ट होता है ये वाला अपना प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन लेते हैं 1D के बाद। ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 1D में क्या होता है, 1 डायमेंशनल में सरल रेखी गति पढ़ते हैं अपन, लीनियर मोशन इन 1 प्लेन, या अपन कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। तो वो तो होता है सरल रेखा वाली जो अपन गति पढ़ते हैं सारी। और ये होता है 2 डायमेंशनल प्लेन में मोशन, 2D मोशन बोल सकते हो आप इसको। क्योंकि देखना बेटा, जो प्रोजेक्टाइल होता है उस प्रोजेक्टाइल को मैं ऐसे प्रोजेक्ट करता हूँ, जैसे पत्थर हम लोग फेंकते हैं हवा में, ऐसे मैंने पत्थर को इस तरह से फेंका, दैट इज प्रोजेक्टाइल। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ से एक पत्थर को ऐसे फेंका इस तरह से, सपोज करो। तो ये पत्थर जो है इसका पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करते हो तो इसका पाथ इस तरह का बनता है कि प्रोजेक्टाइल ये इस तरह से पैराबोलिक पाथ होता है।
तो कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोला, इसके पथ की समीकरण क्या होगी। तो अपन कह देते हैं, एक तो पहली बात तो इसका पथ जो है वो पैराबोलिक होता है, परवलयाकार। और अपन तो मैथ्स के हैं वैसे ही अपने को तो सब पता ही है, परवलयाकार। तो कभी कभार पूछ लेते हैं, देखो ऐसे, ये तो आप तो नहीं पूछेंगे, बट ये भी एक नॉर्मल बात होती है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कौन सा होगा, पैराबोलिक कर्व होगा। अब यहाँ देखो, ये तो होती है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल, कैपिटल एस से अपन इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज रेंज। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो यहाँ से कि अगर मैं इसको एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से, तो ये जो है इसकी वेलोसिटी अगर मैं u मानता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या होता है बेटा u cos थीटा, और ये हो जाएगा अपना u sin थीटा। ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको इस तरह से, ये तो u cos थीटा और ये u sin थीटा, इस तरह से मैंने यहाँ प्रोजेक्ट किया है इसको एक तरह से। यहाँ से दो फॉर्मूले होते हैं मेरे पास, क्या क्या होगा बेटा, देखो इधर यहाँ से एक तो परास और एक है अधिकतम ऊंचाई, यानी कि एक तो मुझे चाहिए रेंज और एक मुझे चाहिए मैक्सिमम हाइट, दोनों आपको आती होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो थीटा है, ये थीटा किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें अपन कि इसकी जो ये रेंज और ये जो मैक्सिमम हाइट है दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। समझ रहे हो ये बात भाई। तो देखो क्या होता है, h जो है अपना मैक्सिमम हाइट वो किसके बराबर है, r के। दोनों के फॉर्मूले आपको आते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, where u is initial velocity of projectile, u प्रारंभिक वेग होगा प्रक्षेपक का, और r की अगर बात करोगे, r यहाँ से लेंगे अपन तो r होता है देखो अपना u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। हमें ये थीटा एंगल फाइंड करना है, तो कर सकते हैं अपन इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बेटा u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, एक g से एक g कट गया, ठीक भैया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से क्या लिख दूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा और इसको मैं लिख दूं 2 साइन थीटा, सॉरी 2 साइन 2 थीटा। क्या लिखोगे, 2 साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को लिख सकते हो आप 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक भाई। यहाँ से देखो एक बार, इस साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, इस साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा tan थीटा, तो tan थीटा will be equal to 4, it means theta will be equal to tan inverse 4। लो भाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कि हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, ये प्रोजेक्टाइल है अपना प्रक्षेप पे, इसको u x से फेंका है मैंने, और अपने को ये बताना है कि किस थीटा पे, किस एंगल पे ये हाइट और ये जो परास है r, ये दोनों बराबर होगी। तो उसके लिए थीटा जो है वो कितना है, tan इनवर्स 4। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। नेक्स्ट करते हैं अपन इसके बाद आगे। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। इसमें इस जगह पे देखो एक बार, प्रत्यास्थ गुणांक की विमा क्या होगी। क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। केवल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात चल रही है प्रत्यास्थ गुणांक की। एक तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक होता है, एक आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होता है, और एक अपना अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस और एक यंग्स मॉडुलस, तीन बातें होती है अपनी। लेकिन अपन प्रत्यास्थ गुणांक की बात करते हैं, तो प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है वो पहले तुम समझ लो। मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको ये बात बताते जाऊंगा। प्रत्यास्थ गुणांक के लिए पहले अपने को बात करनी होगी इलास्टिक बिहेवियर की, इलास्टिसिटी की, ठीक भाई। इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता की बात अपन करते हैं, बात सुन लोगे। देखो भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल, जिनमें आपकी एक बात काम आएगी। प्रत्यास्थता क्या होती है कि कोई सी भी एक वस्तु है अपने पास, उस वस्तु पर मैंने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, यानी कि ऐसा फोर्स जो उसको डिफॉर्म कर पाए। डिफॉर्म का मतलब उसके शेप, साइज और वॉल्यूम में किसी भी तरह से वो चेंज कर पाए। तो क्या होता है, अगर इसकी रिटेन करने की कैपेसिटी होती है, कहने का मतलब कोई बॉडी पे मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, अगर फोर्स लगाने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट वापस से जो है उसी फॉर्म में आ जाता है, यानी कि उसमें कोई सा भी डिफॉर्मेशन नहीं हुई है, उसका जो रूप था वो वही रहा,
तो ऐसा मटेरियल जो है उसको बोलते हैं अपन इलास्टिक बिहेवियर। जैसे सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स या ठोस जो होते हैं, ठोस के लिए उनका इलास्टिक बिहेवियर जो है वो इनफाइनाइट माना जाता है। सॉलिड्स जो होते हैं उनका इलास्टिक बिहेवियर इनफाइनाइट माना जाता है, क्योंकि क्या होता है जब आप सॉलिड्स को डिफॉर्म करोगे तो सॉलिड टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं होती। तो अपन जब इलास्टिसिटी की बात आएगी जब अपन करेंगे, फिलहाल आप ये समझो एक बार कि प्रत्यास्थता जो होता है, प्रत्यास्थता एक लिमिट होती है किसी भी मटेरियल की। कोई सा भी मटेरियल एक बिहेवियर शो करता है, जैसे रबड़ है अपना, उस रबड़ को हम खींचते हैं तो वापस आता है, लेकिन क्या होता है एक लिमिट ऐसी होती है कि मैं कुछ ज्यादा ही उसको खींच दूंगा तो रबड़ जो है टूट जाएगा। यानी कि इन द लिमिट ऑफ इलास्टिक बिहेवियर, उसमें हम बात करते हैं, यानी कि इन द लिमिट ऑफ इलास्टिक बिहेवियर, यानी कि अपन कह सकते हैं प्रत्यास्थता के गुण तक, यानी कि सीमा तक, ऐसे लिख सकते हो कि सीमा तक। हुक्स लॉ होता है अपना, हुक्स लॉ पढ़ा होगा आपने। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इन द लिमिट ऑफ इलास्टिक बिहेवियर, ये अपन कह सकते हैं प्रत्यास्थता की सीमा तक, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, यानी कि प्रतिबल वो समानुपाती होता है विकृति के। प्रतिबल भी क्या होता है अलग अलग तरह से। एक तो क्या होगा अपना, वही अपन बात कर सकते हैं एरिया वाइज अगर डिफॉर्मेशन होती है, एक होता है वॉल्यूम वाइज, एक होता है उसकी एंगल वाइज। जैसे थीटा जो अपन बोलते हैं शियर स्ट्रेस जिसे बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तीन तरह की स्ट्रेस होती है। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। सेकंड अपना होता है जैसे अपन लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वॉल्यूम के लिए कह सकते हैं अपन आयतन प्रतिबल, और तीसरा होता है अपरूपण प्रतिबल। ऐसे तीन होते हैं अपने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। तो तीनों के लिए जो है अपन ये कहते हैं कि इलास्टिक हुक्स लॉ ये कहता है कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है विकृति, प्रतिबल जो है वो विकृति के समानुपाती होता है। और ये बात मैं रबड़ के एग्जांपल में बता रहा हूँ कि रबड़ को अगर मैं खींचूंगा तो जितना प्रेशर आप दोगे उतना ही वो, सॉरी प्रेशर नहीं, जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही उसमें स्ट्रेस आएगा, लेकिन वो खिंचता जाएगा, स्ट्रेन आता जाएगा। जितना स्ट्रेस अपन प्रोवाइड करेंगे उतना ही उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, लेकिन वो एक लिमिट तक होगा, उसके बाद वो रबड़ टूट जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, देखो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ। दैट कांस्टेंट इज लाइक प्रतिबल बराबर k इंटू विकृति। मैं ऐसे लिखता हूँ ना, k लिख सकते हो, e लिख सकते हो इसको, है। तो ये जो है ये k या v प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो होता है अपना प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है भाई। तो देखो अपने को अगर प्रत्यास्थता गुणांक की विमा निकालनी है तो k जो होगा, ये प्रत्यास्थता गुणांक की बात हम कर रहे हैं तो k की वैल्यू, मैं इसको देखो एक बार इरेज कर देता हूँ ऑप्शंस को। देखो बेटा यहाँ पे जो अपना प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक या k मान लो, अपन k उधर डिनोट कर दिया, तो k बराबर मैं मान लेता हूँ देखो प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन या विकृति जो होता है वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, क्योंकि क्या होता है स्ट्रेन कैसे देखा जाता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखोगे तो लिखा जाता है डेल्टा एल अपॉन एल, वॉल्यूम स्ट्रेन देखोगे तो वो होता है डेल्टा वी अपॉन वी, अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल बटा एल, आयतन विकृति डेल्टा वी बाय वी, ये एल तो नीचे भी एल। तो डायमेंशनली अगर देखोगे तो ये एल से एल कट गया, ऐसे वी वॉल्यूम, तो डायमेंशनली देखोगे तो स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन रेशो होता है किन्हीं दो सेम क्वांटिटीज का, स्ट्रेन रेशो होता है, विकृति जो होती है वो विकृति दो समान चीजों का अनुपात होती है, रेशो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, रेशो ऑफ सिमिलर डायमेंशनल क्वांटिटीज कह सकते हो या सिमिलर क्वांटिटीज। तो इसलिए क्या होगा कि हमेशा प्रतिबल, ये स्ट्रेन जो होता है
स्ट्रेन या विकृति यूनिटलेस होगा क्या, यूनिटलेस नहीं सॉरी डायमेंशनल लेस होता है, डायमेंशनल लेस। ठीक है भाई, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। और प्रतिबल या स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेस अपन लिखते हैं F अपॉन ए। स्ट्रेस इज नथिंग बट F अपॉन ए। और नीचे जो है अपन वॉल्यूम स्ट्रेन लो चाहे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लो, डेल्टा एल बाय एल लिख दो तो भी ये तो यूनिटलेस हो गया। बात किसकी रह गई, केवल F अपॉन ए की, वेयर ए इज एरिया क्षेत्रफल, और बल जो है बल होता ही अपना, बल होता है अपना F बराबर ma, और उसकी इकाई होती है, इसकी विमा होती है ml t2 - t - 2 m into a। m F बराबर ma लिखते हैं अपन। m क्या होता है, मास द्रव्यमान, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। a क्या मात्रक होता है अपना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए l और बटे वाले t - 2, तो ml t - 2 F की विमा होगी। और नीचे जो है ये अपना है डेल्टा एल बाय एल कट गया, इधर एरिया और बच रहा है, क्षेत्रफल हो गया एल स्क्वायर। क्षेत्रफल अगर एल स्क्वायर होगा तो फाइनली यहाँ से जो डायमेंशन आएगी वो डायमेंशन हो जाएगी, देखो एल स्क्वायर ऊपर गया ml - 1 t - 2, ml - 1 t - 2। समझ रहे हो कि बात दोबारा समझ लेना। इलास्टिसिटी होती है कि कोई सा भी मटेरियल अपनी वापस जो है कोई पोजीशन अपनी जो फॉर्म है, जो रूप है उसका, उस रूप को वापस अटेन करने की कोशिश करता है। अगर मैंने कोई बाह्य बल लगाया है और उस बाह्य बल को वापस से वो हटने के बाद वो अपने उसी रूप में आ जाए तो उसको इलास्टिक बिहेवियर कहते हैं। लिमिट ऑफ इलास्टिक बिहेवियर में प्रत्यास्थता की सीमा तक हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, प्रतिबल समानुपाती होता है किसके, विकृति के। इस अनुपाती समानुपात की चिन्ह को हटाने के लिए मैंने के लिया है। इस के का नाम, या पी तुम ई भी ले सकते हो, इस के का नाम होता है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो प्रतिबल बटा विकृति के बराबर होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर। स्ट्रेस होता है अपना फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा वी बाय वी। और शेयर स्ट्रेस की बात करोगे, शेयर स्ट्रेन की, तो शेयर स्ट्रेन में भी क्या होता है डेल्टा एक्स अपॉन एल थीटा, तो उसमें भी क्या होता है सेम क्वांटिटीज का रेशो होगा, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखो ये भी डायमेंशनलेस। F फोर्स होता है, फोर्स की विमा हो गई ml t - 2, एरिया जो होता है उसकी विमा हो गई l स्क्वायर, तो ml t - 2 अपॉन l स्क्वायर, ये ऊपर जाके हो जाएगा ml - 1 t - 2। ध्यान नहीं रख लोगे, पूछ सकते हैं बेटा, ये ध्यान रखोगे आप। डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या अपन कह सकते हैं प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या होगी। नोट कर लो, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वेग x का मान ज्ञात करो जब वेग की घात x, दावांतर की घात 3/2, घनत्व की घात -3/2। अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पे velocity, find value of x when velocity to the power x, pressure difference to the power 3/2 and density to the power -3/2। देखना बेटा यहाँ पे सीधी सी बात है, क्लियरली दिख रहा है। मैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूलेस लिख दूं, यहाँ पे इनकी विमाएं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगर मैं इनकी विमाएं लिख दूं, डायमेंशनल फॉर्मूले लिख दूं, तो अपना काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी के लिए या वेग के लिए वेग की विमा पर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं अपन। तो मीटर प्रति सेकंड जो होगा, मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया, m0 l की पावर 1 t की पावर -1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर द वेलोसिटी। तो अपन लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर -1 की होल पावर x। कंपेयर करना है m की पावर्स, l की पावर्स और t की पावर्स को कंपेयर करके अपन ये वैल्यू निकाल लेंगे। देखो आगे प्रेशर डिफरेंस या अपन कह सकते हैं दाबांतर हो चाहे बलांतर हो, जो भी हो, क्या होगा, वेगांतर हो, किन्हीं भी दो सेम राशियों का अंतर जो होगा उनकी विमा या उनकी इकाई दोनों सेम रहेगी। भाई मैं वेग और वेग का अंतर निकालूं तो वेग ही तो है, अंतर है लेकिन है तो क्या आएगा, वेग ही आएगा। दो दाबों का अंतर निकालेंगे, आएगा क्या, दाब ही आएगा, प्रेशर ही आएगा। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं प्रेशर डिफरेंस की जो यूनिट है या दाबांतर की जो विमा होगी वो दाब के बराबर होगी। और दाब क्या होता है बेटा अपना, दाब या प्रेशर या दाब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल, यही तो दाब होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अभी अपन ने जस्ट निकाली थी
फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर लोगे तो मैं लिख सकता हूँ L स्क्वायर। इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस की जो यूनिट है वो गई m टू द पावर 1 L की पावर -1 T की पावर -2। यहाँ रख रहा हूँ मैं m L की पावर -1 T की पावर -2 की पावर 3/2 की पावर 3/2 और ये अपना है एक और घनत्व डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है भाई, घनत्व होता है अपना मास बटा वॉल्यूम। घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, ये होता है। द्रव्यमान तो m हो गया और ये हो गया L3, 3 विमाएं होगी इसमें, तो अपन लिख सकते हैं घनत्व की विमा होगी m की पावर 1 L की पावर -3 और T की पावर 0 की होल पावर क्या होगी -3/2। बस पावर्स को हम कंपेयर कर लें, अपने यहाँ पे घातों की तुलना कर लें। देखो यहाँ से ये हो गया अपना, इसको तो ऐसे रहने दो, इसको सोल्व कर लो। इधर हो गया बेटा एक तो m की पावर 3/2, इससे तो m की पावर 3/2 और इससे आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। इसमें भी m की पावर 3/2, बीच में गुणा का चिन्ह है, इसमें m की पावर -3/2, m 3/2 -3/2 ऐड किया तो देखो ये डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, m की घात -3/2 प्लस 3/2 तो ये हो गया। l की घातें लोगे, l की घात यहाँ से ली तो ये तो हो गया -3/2, l की पावर यहाँ से लोगे, देखो यहाँ से l की पावर -3 और ये है -3 इंटू -3 प्लस का 9/2, प्लस का 9/2। ठीक भाई, t की पावर 0, t की पावर -2, तो ये t की पावर 0 से ये तो खत्म हो गया, इस 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया अपना t की पावर -3। इसका कंपैरिजन कर लूं मैं इससे, क्या आ रहा है देखो फाइनली, देखना बेटा -3/2 ये तो चल दिया 0 हो गया। ठीक भाई, इधर देखना एक बार l की पावर 2 एलसीएम लोगे, 2 लघुत्तम लिया तो ये 6 हो गया, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, यानी कि L3 T की पावर -3। ये जो है अपने को इसके बराबर चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए m की पावर 0 L की पावर 1 T की पावर -1 की घात x, वो इसके बराबर चाहिए। क्लियरली दिख रहा है, L की घात 1 है, L की घात 3 है, T की घात -1 है, T की घात -3 है, यानी कि ये जो x है, इस x का मान सीधा सीधा से क्या हो जाएगा बेटा 3, इस x का मान क्या हो जाएगा 3। हाँ या ना, अरे कर सकते हैं, केवल प्रेशर डिफरेंस जो है उसकी F अपॉन है, डेंसिटी की मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, उससे लिख दिया अपन ने ml-3, द्रव्यमान बटा आयतन से अपन ने क्या लिख दिया ml⁻⁻3। ठीक भैया, ये सब रिप्लेस कर दिया, दोनों साइड से अपन ने कंपेयर कर लिया, तो अपना आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा आगे ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, एक कार घर्षण युक्त सड़क पर नियत वेग से गतिशील है तो बताना है अपने को। 4 ऑप्शन है, इन सवालों की बात मैं कर रहा था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेटा ये अपने 100% पूछ जाते हैं, ये वही कैटेगरी सवाल है जो मैं कह रहा हूँ 15 से 18 के बीच में सवाल आपको ही मिलेंगे। अगर 25 सवाल आपके पेपर में है तो न्यूमेरिकल तो मिलेंगे आपको 4 से 5, जो भी पहले 2-3 सवाल अपन ने किए उस टाइप के, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा वहाँ पे मिलने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब देखना बेटा ये तो फिर बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वाला नहीं है, तो सुनो आप एक बार। इफ अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एट फ्रिक्शनल सरफेस देन, अब बात ये है, जो समझने की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आंसर सबको आ जाएगा। बात अगर पकड़ना सीख गए आपकी क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली, क्या कहने का मतलब ये है, सवाल ये कहता है कि फ्रिक्शन तो है, सरफेस है अपनी जो सरफेस है जिस पे कार चल रही है, उस कार पे बेटा वो स्मूथ सरफेस नहीं है, उसमें ये फ्रिक्शनल सरफेस है, रफ सरफेस है। समझ रहे हो बात? तो फ्रिक्शनल सरफेस है तो ऑब्वियसली बात है, सपोज करो मैं तो ऐसे करता हूँ कि ये कार है कोई मेरे पास, और ये जो कार है, इस कार को मैं ये स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ तुम्हें डायरेक्टली कि इसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। डायरेक्टली मैं ये बताता हूँ आपको कि कार है वो इधर से चल के आ रही थी कहीं, और ये इस फ्रिक्शनल सरफेस पे जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गई एकदम से। अब बात ये है कि अगर ये जो कार है, ये कार 50 किलोमीटर पर आवर से कॉन्स्टेंटली चलते हुए
यहाँ तक आई और यहाँ भी इसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आ रही है अभी भी, और इन बिटवीन भी 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रही। तो ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अनटिल और अनलेस यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा हो। समझ लेना दोबारा बात भाई, अगर यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिसको अपन गाड़ी का इंजन बोलते हैं, अगर वो इंजन नहीं हो तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है अनटिल और अनलेस ये स्मूथ सरफेस नहीं हो। अगर ये चिकनी सतह होगी तो ये संभव है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से कार यहाँ से घुसी और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाहर निकलेगी। ये तब संभव है जब यहाँ पे सड़क जो है ये बिल्कुल चिकनी हो, इस पे तेल बिछा दिया ऊपर में। जब फिजिबल नहीं होता, कहीं ना कहीं रफनेस होती ही है, तो लुब्रिकेंट्स लगा के उसको स्मूथ किया जाता है, वो बात की। अभी मैं कह रहा हूँ कि ये रफ सरफेस है अगर, तो इस रफ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एनर्जी लॉसेस होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती है। हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, अपन आएंगे क्वेश्चन से बात करेंगे, कहीं ना कहीं जाके ये गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि रेगुलरली क्या होगा, फ्रिक्शन लगता रहेगा। आपने इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी ना लगे छोड़ा, ये चल ही नहीं सकती, ये रुक जाएगी। अब सवाल ये कहता है, वो सुन लो तुम, कि अगर ये जो कार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कंटिन्यूसली चल रही है, रेगुलरली चल रही है, तो हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। सुनो, पहला है कार के इंजन द्वारा बल लगाया जा रहा है, द कार इंजन एक्सर्टिंग द फोर्स, ये बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन ए में सही आ गया अपना, बट बाकी आगे ऑप्शन सुनो आप एक बार और। सेकंड, इंजन कोई बल नहीं लगा रहा है, इसका जवाब मैं पहले दे चुका। भाई कौन सी चीज होती है कार में, कार में कोई हवा, कोई और तो चीज ऐसी होती नहीं है। अपने लिए क्या होता है, मेनली कार का क्या होता है, इंजन ही तो होता है जो वर्क करता है, तो इंजन ही है, इंजन की बात चल रही है। सेकंड, या तो इन दोनों की बात कर लें, ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये तो कहता है इंजन बल लगा रहा है और ये कह रहा है इंजन बल नहीं लगा रहा है। ये कहता है फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कार का इंजन, और ये कहता है कार का इंजन फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है। तो अपने तो ये आंसर है, भी कर लेंगे बात। थर्ड, कार का संवेग बढ़ रहा है, मोमेंटम ऑफ कार इज इंक्रीजिंग, मोमेंटम ऑफ कार इज इंक्रीजिंग। क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम इज नथिंग बट p इज इक्वल टू mv, लीनियर मोमेंटम की बात चल रही, लीनियर वो होता है, तो रेखीय संवेग की बात चल रही, रेखीय गति हो रही है, तो मोमेंटम होता है अपना p, संवेग p बराबर mv। अगर मैं कहता हूँ कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो कहाँ से मोमेंटम बढ़ रहा है, v अगर कांस्टेंट है तो मोमेंटम संवेग नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, ये संभव नहीं है, क्यों नहीं है, संभव है भाई, संभव किसने कहा नहीं है, संभव है। एक में फिक्स प्रेशर दे दो, अपन चलाते हैं भाई, कार भी अपन चलाते हैं, स्पीड को कांस्टेंट रख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं 60 पे 60 पे चला सकता हूँ गाड़ी, सब लोग चला सकते हो, तो क्यों चला सकते हैं, क्योंकि अपने पास एक रेस होती है, और रेस किससे चलती है, इंजन से चलती है। तो इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द कार। इस कार की नियत वेग को रखने के लिए केवल और केवल एक बल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो कार्य कर रहा है, उस बल की वजह से ये कार जो है नियत वेग से गति कर सकती है। तो अपन यहाँ से कहेंगे कि कार का इंजन जो है वो इस पे एक फोर्स लगा रहा है। सवाल एक करेंगे भाई, मैथ्स वाला फंडा है बेटा, बातें मैं आपको जो भी बताऊंगा वो सारी काम की रहेगी, कहीं ना कहीं जाके टकराएगी। और ये सवाल इसी कैटेगरी के आते हैं, 25 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 25 सवाल 1 घंटे में, 25 मैथ्स के, 25 फिजिक्स के, और 20 मिनट 20 सवाल जो इंग्लिश के। तो आप समझ सकते हो कि आपसे 75 सवाल, सॉरी 25 20 70 सवाल आपसे करवा रहे हैं 60 मिनट में। तो वो क्वेश्चन इसी लेवल के देते हैं, वहां पे आपको पेन चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, आपको दिमाग चलाने की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, जिससे आप सोच के आंसर डायरेक्टली दे पाओ। समझ रहे हो बेटा, ये फर्स्ट क्लास थी नहीं, ये अभी मैं आगे इसमें जो है समझते जाना आप। मेरे ऊपर क्या है, थोड़ा सा अपना मैथ्स वाला पार्ट है, उसका भी प्रेशर है, और इसलिए क्या है थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, बट इससे आपको बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी चीज हुआ मैं, और आपको बहुत एडवांटेज होगा बेटा। धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स डालूंगा मैं ऐसे, इस तरह के टॉपिक्स लेंगे 5-5 7-7 8-8 मिनट के, ताकि वो लेंथ भी नहीं हो और आपको एग्जाम में जो है कॉन्सेप्ट मिले, उनसे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट मिल जाए। ऐसे क्वेश्चन जिनमें कंफ्यूजन रहता है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूंगा, तो मैंने आपको बता दिया है। और आप लोग इसको जितना लाइक और सब्सक्राइब करवा सके, जितना फॉरवर्ड कर सके, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाएं और इस चैनल को आगे से आगे प्रमोट करने की कोशिश करें और फॉरवर्ड करें। कोई भी बच्चे टेंशन नहीं लेना, अपना जो चल रहा है वो सारा काम पूरा होएगा। वायु ग्रुप के जो है अपने 5 चैप्टर्स हो जाएंगे, 5वां चैप्टर चलेगा, तो अपना काम सारा चलेगा रनिंग में।
इसके अलावा 100 रुपये पैराबोला तक पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे करते करते अपन सब कुछ कर लेंगे। जितना सिलेबस में कराऊंगा उतना आप करके चल जाना, आपका काम हो जाएगा। तो तसल्ली रखो, सब करवा दूंगा मैं, आप पढ़ते जाओ और साथ में बने रहो, अपन आगे से आगे करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।